हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए, आपकी इसी तैयारी को और बेहतरीन करते हैं आज के इस सेशन के साथ। आज के इस सेशन में ये जो हमारी बुक है इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो था राजस्थान एक परिचय, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसी क्रम में एक और नए चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, और जो कि जियोग्राफी का बहुत ही शानदार चैप्टर है। सर्वाधिक क्वेश्चन यदि किसी चैप्टर से आए हैं आज तक, तो वही है भौतिक प्रदेश, यानी कि राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। तो आइए हम सभी मिलकर आज तक आरपीसी या फिर आरएसएस भी बोर्ड द्वारा इस भौगोलिक विस्तार से कितने प्रकार के और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उन सब का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चैप्टर नंबर है आपके सामने दूसरा, और नाम है भौतिक प्रदेश। आइए एक एक क्वेश्चन को डिटेल सहित सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातल लक्षणों से सही सुमेलित है। यानी कि आपके सामने जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, मुख्यतः 4 प्रकार वो दे रखे हैं, और उनकी लक्षण, उनकी विशेषताएं सामने हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। और आपके सामने ऑप्शन जो है वो ये रहे। प्रश्न आप समझ गए होंगे सारे के सारे। एक तरफ आपके भौतिक विभाग है और एक तरफ इनकी धरातलीय क्या है, लक्षण। प्रश्न यही कह रहा है कि भौतिक विभाग के सामने धरातल लक्षण दे रखे हैं। आपको यह पहचानना है कि कौन से भौतिक विभाग का कौन सा धरातलीय लक्षण सही है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले दे रखा है दक्षिण पूर्वी पठार। कौन सा दे रखा है, यदि मैं रफली यदि मैप के माध्यम से चर्चा करें, तो ये रहा हमारा प्यारा सा राजस्थान। इस राजस्थान में आप देखेंगे कि ये दिशा तो कौन सी है, दक्षिण, और ये दिशा कौन सी है, आप कहेंगे सर पूर्वी। दक्षिण और पूर्वी के बीच में ये जो भाग है, ये है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पहली बात तो ये। अच्छा, धरातलीय लक्षण क्या दे रखा है कि ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है। आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान में एक तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी, और एक याद रखिएगा ये जो अरावली है, ये दोनों ही किसके भाग हैं, याद रखिएगा गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड हमारे राजस्थान के दो भौतिक विभाग, एक तो अरावली और एक है आपके पठारी प्रदेश, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दोनों ही किसके भाग हैं, आप कहेंगे सर गोंडवाना लैंड के। यानी कि एक नंबर तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी बालू का जो मैदान है वो 33 सागर का अवशेष है। यहां पर ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, पश्चिमी बालू का मैदान। यहां पर यदि मैं लिख दूं पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, तो आप कहेंगे सर एक ही बात है कि पश्चिमी बालू का मैदान कह दीजिए या पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान। और आप सब जानते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान किसका भाग है, आप कहेंगे सर 33 सागर का। मतलब बात तो ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा है अरावली, और धरातलीय लक्षण क्या दे रखा है कि ये प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। आप सब जानते हैं कि जो अरावली है, इस अरावली की विशेषता यही है कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, और वो भी कैसी थी, वलित। हाँ, आज यदि वर्तमान के अंदर हम चर्चा करते हैं तो वो अपशिष्ट है, यानी कि बीच में से टूट फूट गई है। ठीक है, लेकिन विशेषता ये भी सही है कि अरावली जो है वो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। यानी कि एक नंबर भी सही है, दो नंबर भी सही है, तीन नंबर भी सही है। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि उत्तर पूर्वी जो मैदान है ये सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग है। आप कहेंगे सर यहां पर यदि गंगा नदी नाम होता ना, यहां पर सिंधु नदी के बजाय यदि गंगा नदी नाम होता, तो हम ये मान लेते कि पूर्वी के अंदर जो चंबल बहती है ये गंगा नदी का ही तो भाग है।
यानी कि आप राजस्थान के अंदर जो तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, पहला तो इधर से हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय, दूसरा हो गया अरावली, और तीसरा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की सबसे मुख्य नदी कौन सी है? चंबल। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो यहाँ गंगा होता तो ठीक होता, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सिंधु नदी का निर्मित मैदान नहीं है, यानी कि 4 नंबर तो क्या हो गया? गलत। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सा है? सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन लेंथली लग रहा था, बाकी बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। प्रश्न में बिल्कुल दे रखा था कि भौतिक विभाग का धरातलीय लक्षणों के संबंध में कौन सा सही है, ये हमें पहचानना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत लेंथली टॉपिक है जियोग्राफी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कि राजस्थान के जो धरातलीय स्वरूप हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आया है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में ये क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कौन सा गलत है ये हमें पहचानना है। चलिए देखिए, पहली बात है कि पश्चिमी बालू का जो मैदान है वो तैतीस सागर का अवशेष है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि बालू का मुक्त या बालू का युक्त आप कहाँ पढ़ते हैं? मरुस्थल में, और मरुस्थल किसका भाग है? आप कहेंगे सर तैतीस सागर का, यानी कि ये तो सही है, लेकिन हमें गलत पहचानना है, ठीक है। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी जो पठारी है वो गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है। अभी हमने पढ़ा भी था कि दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश और राजस्थान में जो अरावली है, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दोनों ही किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के। ये भी सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। डी क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मैदान जो है वो सिंधु नदी का निर्मित मैदान है। आप कहेंगे नहीं सर, उत्तर पूर्वी जो मैदान है ये सिंधु नदी का नहीं है। वैसे उत्तर पूर्वी मैदान जो है वो नदियों से निर्मित है, लेकिन नदियां हैं वो गंगा का भाग है यहाँ, ठीक है, सिंधु का नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र आप मान सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। यदि यहाँ आए तो उत्तर पूर्वी जो मैदान है ये किसका भाग है? याद रखिएगा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान मान सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी कौन सा हो जाएगा? डी इज ए इनकरेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या कह रहा है कि वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? आरपीसी ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया है, 2018 में प्राप्त, 2018 के अंदर प्राप्त हुए। देखिए ऐसे देखे जाए तो 18 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो एक करंट का क्वेश्चन था। इसका मतलब ये है कि हम जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं इससे करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, आपको अभी पता होगा कि हाल ही के अंदर जैसलमेर के अंदर शाकाहारी जो है डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले से शाकाहारी डायनासोर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भी याद रखिएगा कौन सा है? जैसलमेर। और यहां पर जिसकी बात हो रही है कि वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा वो है जैसलमेर। यहाँ जीवाश्म जब नाम आता है तो आपके जहन में एक पार्क का नाम आया होगा। कौन सा पार्क है वो पार्क है आपके सामने, बहुत प्रसिद्ध है, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है, और वो है आपके सामने आकल वुड फॉसिल्स पार्क। फॉसिल्स का मतलब ही होता है जीवाश्म, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के जीवाश्म, और आकल जो है ये एक गांव है, कहां पर है ये? जैसलमेर के अंदर, याद रखिएगा।
तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, कई बार इसका नाम ऐसे भी दे देता है और पूछ लेता है कि राजस्थान में नेशनल जीवाश्म पार्क कहाँ है। नेशनल जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है, तो भी याद रखिएगा इसका आंसर एक ही होगा और वो कौन सा है, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। ये आया आपके असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि जोधपुर में मालानी रायोलाइट्स पर मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यासी उप्रियासी शेल है, यानी कि चट्टाने हैं, और ये किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है। यानी कि जोधपुर है, मालानी क्षेत्र है, मारवाड़ है, इसके अलावा आपके बिलाड़ा ग्रुप है, यहाँ पर नागौर ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है जहां पर अलग अलग प्रकार के आपको बिलाड़ा ग्रुप, नागौर ग्रुप और आपके सामने जोधपुर। अच्छा, बिलाड़ा पहले जोधपुर का भाग था, लेकिन अब याद रखिएगा ये जो बिलाड़ा है अब ये आता है आपके किस में, कमेंट करके बताना। तो बिलाड़ा ग्रुप, नागौर ग्रुप, मालानी रायोलाइट्स, ये सब की सब जो सेल है यानी कि जो चट्टाने हैं ये किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा ए सम विन्यास। ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज करेक्ट आंसर। हाँ, लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने कि जुरेसिक युग की चट्टाने राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। देखिए, जुरेसिक युग की जब भी बात आती है, अब आप कहेंगे सर जुरेसिक युग क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अभी 2024 क्या है, आप कहेंगे सर सन है, तो उस पुराने समय में ये एक युग रहा है। ठीक है, चर्चा करेंगे हम इसकी ओर। देखिए, जुरेसिक युग, हमारे राजस्थान में जुरेसिक युग की जो चट्टाने हैं वो कहां पाई जाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इस जुरेसिक युग की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा ये है आपके पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में कहां, तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से जो जिला है वो कौन सा है, याद रखिएगा जैसलमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जुरेसिक युग की जो चट्टाने हैं वो प्रमुख रूप से कहां मिलती है आपके, याद रखिएगा जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भू जलवायिक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी कि कितने साल पूर्व यहां मरुस्थल नहीं था। आज ये जो हम मरुस्थल देखते हैं ना, ये मरुस्थल था ही नहीं। बताइए। बताइए। हाँ, पूछा ये जा रहा है कि ये जो भू जलवायविक प्रमाण है इनके आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। तो याद रखिएगा आज से 7,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर मरुस्थल नहीं था, यहाँ पर केवल वन थे। क्या था, फॉरेस्ट एरिया था ये। 7,000 वर्ष पूर्व मरुस्थल जो है वो वन क्षेत्र हुआ करता था।
देखिए थोड़ी बहुत बातें करते हैं हम मरुस्थल से रिलेटेड। देखिएगा, चलिए आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, इस मरुस्थल के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, हम जो राजस्थान में मरुस्थल पढ़ते हैं ना, मरुस्थल, इस मरुस्थल का जो प्रसार है, याद रखिएगा, ये दो देशों में है। हम जो राजस्थान में मरुस्थल पढ़ते हैं ना, इस मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में है? दो देशों में टोटल। कौन कौन से दो देश हैं? देखिए, एक तो है आपके भारत, भारत में विस्तार, और एक याद रखिएगा, हम जो राजस्थान में मरुस्थल पढ़ते हैं ना, इसी का विस्तार है पाकिस्तान में। याद रखिएगा, पाकिस्तान में विस्तार। तो क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर यहां से पूछता है कि मरुस्थल का जो विस्तार भारत में है उसे क्या कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मरुस्थल का जो भाग भारत में विस्तृत है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं थार का मरुस्थल। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मरुस्थल का वह भाग जो भारत में विस्तृत है उसे कहते हैं थार का मरुस्थल। लेकिन मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में विस्तार है या पाकिस्तान में विस्तृत है, वहां पर कहा जाता है चोलिस्तान। पहली बात तो क्लियर हुई कि मरुस्थल का जो भाग भारत में विस्तृत है इसे बोलते हैं थार, जबकि पाकिस्तान में जो विस्तृत है मरुस्थल का भाग उसे आप क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। याद रखिएगा। दूसरी बात कि मरुस्थल का कितने प्रतिशत विस्तार भारत में है और कितने प्रतिशत पाकिस्तान में है। तो आपको याद रखना है कि मरुस्थल का 85% भाग जो है वो भारत में है। मरुस्थल का 85% जो भाग है वो कहाँ है? याद रखिएगा, भारत में। जबकि मात्र 15% जो है वो कहाँ है? भाग जो है वो कहाँ है? याद रखिएगा, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर उसी 15% भाग को चोलिस्तान कहते हैं, जबकि हमारे यहां पर क्या बोलते हैं? थार। याद रखेंगे कि भारत में ये जो 85% कुल मरुस्थल का भाग विस्तृत है, ये कहां कहां विस्तृत है? तो आप कहेंगे सर, सर्वाधिक जहां विस्तृत है वो है राजस्थान। राजस्थान के अलावा कहां कहां पर है? तो आप कहेंगे सर गुजरात। गुजरात के अलावा कहां पर है? तो आप कहेंगे सर पंजाब। और इसके अलावा थोड़ा बहुत कहां है? हरियाणा। यानी कि प्रमुख रूप से यदि हम बात करें हमारे भारत के अंदर कि इस मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो यहां पर है। अब यहां पर याद रखिएगा, कई बार जब आप एसएससी लेवल की वगैरह तैयारी करते हैं ना, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अब भारत के इन 4 राज्यों में जो विस्तृत मरुस्थल है, अब इसका धीरे धीरे प्रसार और किस में होने लग गया है? तो अब इसका जो प्रसार है वो धीरे धीरे दिल्ली की ओर होने लग गया। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है हमारे राजस्थान के संदर्भ में। क्या बनता है? यह बनता है कि भारत में विस्तृत कुल मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है। आप में से कमेंट करके कौन बताएगा? यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है आपके सामने ये, हमारे राजस्थान के संदर्भ में, कि भारत में
विस्तृत भारत में विस्तृत कुल मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में? तो ये एक ऐसे भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? यहां पर यह पूछा जा रहा है कि भारत में विस्तृत कुल मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है। तो यहां पर आप गलती से 61.11 नहीं करना है, क्योंकि वो तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है 61.11। यहां पर चर्चा है कि भारत के अंदर ये जो 85% कुल मरुस्थल का भाग विस्तृत है ना, तो इसका कितना राजस्थान में है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में विस्तृत कुल मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है, ये आप बताइए। जबकि आप जो बता रहे हैं, आपके जो जहन में आ रहा है, हो सकता है कि वो 61.11 आए, जबकि आपको याद रखना है कि 61.11 है ना, ये तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, याद रखिएगा। जबकि ये क्वेश्चन अलग है और आपसे जो मैंने पूछा है ये अलग है। और याद रखिएगा, ये जो मरुस्थल आप पढ़ते हैं, ये मरुस्थल किसका भाग है? ये मरुस्थल, तो याद रखिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये जो मरुस्थल है, ये है आपके पेलियो आर्केटिक अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। पेलियो आर्केटिक अफ्रीका महाद्वीप का भाग है कौन सा? मरुस्थल। क्योंकि आज हम जब राजस्थान के संदर्भ में मरुस्थल पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो कितना रेतीला है। लेकिन हम ये भी कुछ प्रमाणों, कुछ स्रोतों के आधार पर हम ये भी पढ़ते हैं कि आज से 7,000 वर्ष पूर्वे मरुस्थल का अस्तित्व ही नहीं था। मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। तो आप देखेंगे कि आज से 7,000 वर्ष पूर्वे हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का अस्तित्व ही नहीं था, केवल फॉरेस्ट एरिया था, वन क्षेत्र था। यह भी कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपके सामने ये तो मरुस्थल के बारे में बात थी कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का विस्तार आपके दो देशों में है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के अंदर इसे क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। ये एसएससी में क्वेश्चन आया था और ये तो हमारे एग्जाम के अंदर आता ही रहता है कि मरुस्थल का भाग जो भारत या राजस्थान में विस्तृत है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, थार। ठीक है। अच्छा, ये मिट्टी फिर कहां से? 33 सागर का अवशेष है ना, और 33 सागर है, सागर खारा है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितनी भी झीलें हैं उनमें से ज्यादातर खारे पानी की झीलें हैं। वजह क्या है? 33 सागर। 33 सागर कहां से आया? तो आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता जिनका नाम था वेगनर, वेगनर ने कहा था कि कार्बोनिफेरस युग के अंदर जो पेंजिया था ना, महाद्वीपों का जुड़ा हुआ भाग पेंजिया, वो पेंजिया दो भागों में बंटा था। ऊपर वाला भाग कहलाया था अंगारा लैंड और दक्षिणी पेंजिया कहलाया था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में उत्पत्ति हुई है किसकी? 33 सागर की, और उसी 33 सागर का भाग है मरुस्थल। ठीक है। तो इस प्रकार से कई बार यहां से थार से
यहाँ 85% भाग से, ये किसका भाग है यहाँ से, कितने वर्ष पूर्व अस्तित्व में नहीं था, या ये, और ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इसका आंसर क्या है। ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है आपके लिए, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, यदि आपके जहन में ये आ रहा है तो फिर ये अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये मरुस्थल की संपूर्ण चर्चा हो, यानी कि केवल मरुस्थल को लेकर चर्चा हुई कि हम जो मरुस्थल पढ़ते हैं राजस्थान में, इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, इसका विस्तार गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चन क्या है अगला। ये तो हो ही गया था। ये क्वेश्चन क्या था, ये तो पूछा जा रहा था कि परमाणु के आधार पर लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, तो वो तो 7000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़। मैं यहाँ पर जोधपुर को काट के आज वर्तमान के संदर्भ में यदि ऑप्शन दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा फलोदी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर फलोदी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाप बोल्डर्स है ना बेड, ये आपके कहाँ स्थित है, तो आज ये जिस जिले में अवस्थित है वो जिला है फलोदी। पहले फलोदी किसका भाग था, जोधपुर का ही तो भाग था भाई। जोधपुर से अलग होकर ही तो नया जिला बना है, कौन सा, फलोदी, याद रखिएगा। तो ये फलोदी आज वर्तमान के संदर्भ में। ठीक है, और वैसे भी आप पढ़ते भी हैं कि फलोदी में एक झील है जिसका नाम भी क्या है, बाप झील। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाँ, अब ये आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये बाप झील किस प्रकार की है, खारी है या मीठी है, खारी है या मीठी है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। बाप झील खारी है कि मीठी है, तो आप कहेंगे कि सर बाप झील मरुस्थल का भाग है, और मरुस्थल में लगभग जिले हैं, वो किस प्रकार की है, खारी तो है। तो ये किस प्रकार की है, याद रखिएगा, खारी झील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अब यहां पर ये क्वेश्चन आया है कि ये जो बाप बोल्डर्स युग, बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है, जुरासिक युग है, साइलूरियन युग है, कार्बोनिफेरस है, या फिर डिवानियन। बताइए, बाप बोल्डर्स जो युग है ये आपके कौन से युग से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है बाप बोल्डर्स, तो ये तो हमने चर्चा कर ही ली अभी। कहाँ पर है, वर्तमान के अंदर नवगठित जिला है कौन सा, फलोदी, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, बाप झील भी है जो कि आपके किस प्रकार की है, याद रखिएगा, खारे पानी की। ठीक है, और ये किस युग से संबंधित है, तो याद रखिएगा वो है कार्बोनिफेरस। कौन सा युग है ये, कार्बोनिफेरस युग। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लीजिए। बताइए, शेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने जो हैं वो आकृति में पाई जाती है, यानी कि जो शेंदड़ा स्टेशन है उसके पास में जो चट्टाने हैं वो किस आकार की है, भूसाकार है, भैंसाकार है, सर्पाकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। देखिए, यदि हम चर्चा करें शेंदड़ा रायपुरा स्टेशन के पास में जो चट्टाने हैं, यानी कि ब्यावर के अंदर, कहां पर, ब्यावर जिले के अंदर, यहां पर जो चट्टाने हैं वो किस प्रकार की है, याद रखिएगा, सर्पाकार चट्टाने हैं वो किस प्रकार की है, सर्पाकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप अक्सर पढ़ते ही हैं कि अजमेर के अंदर पहाड़ियां भी है, अजमेर में कौन सी है, नाग पहाड़ियां। ये कैसी पहाड़ियां हैं, तो आप कहेंगे सर ये है सर्पिलाकार।
ये पहाड़ियां कौन सी है? सर्पिलाकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? फैक्ट का क्वेश्चन है। सीए हैकट, एमएस खुराना, ला टोचे या एएम हेरोन? बताइए किसके द्वारा राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया था? प्री कैम्ब्रियन युग, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का जो एक भौतिक भाग है, भौतिक विस्तार है, जिसका नाम है अरावली, अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है वो जिस युग में हुई है वो कौन है? वो है प्री कैम्ब्रियन युग में। और यहाँ पर क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है कि प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें हैं उसके आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो आप नाम पढ़ते होंगे ए एम हेरोन का। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं वो भी पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, 50 जिले भी पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा? डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है आपको कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। यहां पर पूछा जा रहा है आपको कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल कितना है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे यहां पर पूरे आंकड़ों में वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर और क्या दे रखा है? पूरा वर्ग किलोमीटर दे रखा है। और आप सब जानते हैं कि आप जब पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं। देखिए एक बार, कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 34/39 वर्ग किलोमीटर। इस राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से याद रखिएगा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है? तो आप कहेंगे सर 61.11। इसी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से अरावली पर्वतमाला कितना क्षेत्र है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो आप कहेंगे सर ये है आपके 9%। इसी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से पूर्वी मैदानी क्षेत्र कितना है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तो आप कहेंगे सर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है 23%। जबकि जबकि इसी राजस्थान के क्षेत्रफल में से याद रखेगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्र की हम बात करेंगे तो फिर ये कितना होगा? 6.89%। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपके? 100%। अब इनमें से आप निकालेंगे तो लगभग जो आंकड़ा निकल के आएगा, यहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र 61.11, अरावली का है 9%, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है 23, जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र कितना है? तो 6.89। ठीक है, हाँ 2 लाख प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ 61.11 के अनुसार आप आंकड़ा निकालेंगे तो डी इज ए करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जबकि इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो बिल्कुल इसी पर आधारित है। कैसे? तो अभी हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए
लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने कि राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। जैसा कि अभी आप में से ही किसी विद्यार्थी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि सर मरुस्थल के अंदर ये मिट्टी का प्रमुख स्रोत क्या है। लीजिए ऑप्शन है आपके सामने। पहला है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, सतपुड़ा पर्वत के कण हैं, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है, या बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सोचिएगा जरूर। बिल्कुल शाबाश, आपने बिल्कुल सही प्रश्न को पढ़ा है और उसका सही आंसर दिया है। बिल्कुल देखिए यहां पूछा क्या गया कि राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू, सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर राजस्थान की मरुस्थलीय बालू पूछ रहा है, यानी कि ये पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पश्चिमी राजस्थान की। अब आप यहां ऑप्शन में देखेंगे तो बनास नदी पश्चिम में थोड़ी है, चंबल नदी पश्चिम में नहीं है, ये तो दोनों कट गए। सतपुड़ा पर्वत, पर्वत के कण नहीं है सतपुड़ा के। यहां पर जो अवशेष हैं वो या तो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, या फिर ये यदि ऑप्शन में नहीं होता तो फिर ये होता 33 सागर के अवशेष। ठीक है, या फिर ये होता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न थोड़ा लेंथली है लेकिन आराम से पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते। पूछ क्या रहा है कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वेता भिन्न है। यानी कि ये कह रहा है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है ना, वो इन्हीं ही अक्षांशों के अंदर अन्य जो मरुस्थल हैं उनसे भिन्न है, उनसे अलग है। यहां मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक बैठती है कि ऐसा क्यों है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वो विश्व के अन्य इसी अक्षांशों में स्थित मरुस्थल से भिन्न है। इसमें कौन सी अवधारणा है जो सटीक है, ये आपको पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यानी कि मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है ये किस वजह से होती है। तो पहला ऑप्शन है कि ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है। दूसरा क्या है, ये हृदय स्थल से प्रारंभ प्रस्तारित होती है। ठीक है, यानी कि प्रसारित होती है। सी कह रहा है कि ये शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ प्रसारित होती है। डी कह रहा है कि यह अतिचारण, ये अतिहलन या निर्वैनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। हमारे राजस्थान का जो मरुस्थलीय है उसमें आप मरुस्थलीकरण प्रक्रिया जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक तो अतिचारण है, एक आप पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ राजस्थान में मृदा व जल के अनुचित क्या है, प्रबंधन है। यानी कि जो सटीक अवधारणा है जो हमारे राजस्थान के मरुस्थल को विश्व के अन्य मरुस्थलों से अलग करती है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, याद रखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन, यहां पर यह कह रहा है कि राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है ना उनमें भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार।
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी वृहत मैदान, आपके तटीले मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या उत्तर पर्वतीय प्रदेश। आप इस प्रश्न को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए। कैसे? देखिए, प्रश्न तो समझ में आया आपको। प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ना, उनमें भारत के कौन से उच्चावच प्रदेशों का भाग है, यानी कि भारत के ऐसे कौन से भौतिक प्रदेश हैं जिनका विस्तार राजस्थान में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रश्न को हम आराम से समझते हैं और कोशिश करेंगे कि राजस्थान और भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको आपस में गले लगा लें। एक एक क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर होगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न हमसे क्या कह रहा था? प्रश्न ये कह रहा था कि राजस्थान का भौतिक या राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि सर राजस्थान के भौतिक प्रदेश मुख्य रूप से कितने भागों में है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं या जो भौगोलिक विस्तार है वो प्रमुख रूप से 4 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 4 भाग हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम बात करते हैं तो राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, 4। कौन कौन से 4 हैं? तो आप कहेंगे सर पहला तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो ये तो हमारे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान के ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं इनमें भारत के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का विस्तार है। अभी देखो, अब हम यहां चर्चा करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। हम यहां किसकी चर्चा करेंगे? भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के उन भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे जिनका विस्तार हमारे यहां राजस्थान में है। देखिए, तो आप कहेंगे सर भारत के वह भौतिक प्रदेश जिनका विस्तार हमारे राजस्थान में है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारत के 2 भौतिक प्रदेश हैं जिनका विस्तार जो है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में है। कौन कौन सा? एक तो है आपके सामने उत्तर वृहत या उत्तर विशाल मैदान, मैदानी प्रदेश, एक तो ये। और दूसरा जिसका विस्तार है वो है प्रायद्वीपीय पठार। और आपके सामने यही क्वेश्चन पूछा गया था कि
राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें भारत के कौन से उच्चावच प्रदेशों का विस्तार है? तो आप कहेंगे सर उत्तर बृहत यानी कि उत्तर विशाल मैदानी प्रदेश, या फिर क्या है प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो ऐसे भी एक बार पटवार में पूछा गया था कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेशों में है? तो अब हम क्या करेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भारत के भौतिक प्रदेश आपस में गले लगा दीजिए ताकि आपके सामने क्लियर हो जाएगा। देखिए कि उत्तर विशाल जो मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में है? तो आप कहेंगे सर इसका जो विस्तार है वो हमें दिखाई देता है इन दो भागों में। किन दो भागों में? तो याद रखिएगा इन दो भागों में। एक तो दिखाई देता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में और एक दिखाई देता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। याद रखिएगा, ये समझ में आया कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है उत्तर बृहत या उत्तर विशाल मैदान, इसका विस्तार राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों में है, एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। इसी के साथ में आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार का राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेशों में विस्तार दिखाई देता है? तो फिर आपको यहां से याद रखना है। अब यहां से इनको आपस में आप गले लगा दीजिए, ये लीजिए। तो ये आपके सामने आ गया कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार एक तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में है और एक किसमें है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। ठीक है, बताइए क्लियर हुई क्या ये बात? ये पूरा डायग्राम समझ में आया? इस प्रकार के क्वेश्चन आरएसएस भी बोर्ड उठा उठा के पूछ लेता है आपको कि भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का विस्तार राजस्थान में है और राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं जिनमें प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार दिखाई देता है। तो आप देखेंगे एक तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और एक किसमें दिखाई देता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्लियर? ठीक है, बताओ ये चीज समझ में आई? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और किस प्रकार से? तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी है, ये रहा, लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो आप कहेंगे सर एक तो उत्तर बृहत मैदान का विस्तार है और एक प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इन दोनों का विस्तार जो है वो हमारे राजस्थान में हमें दिखाई देता है। बताइए ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हो गई आप सभी के कंप्लीटली? चलिए फिर ठीक है। चलिए तो ये तो था आप बुक का सॉल्यूशन। आइए चर्चा करते हैं करंट से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, लीजिए तो लीजिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन आज के हमारे करंट विशेष का। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान का प्रथम हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है कहां पर? बूंदी, झालावाड़, बारां या फिर जैसलमेर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का फर्स्ट हाइड्रो, याद रखिएगा, एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर निर्माणाधीन है? सबसे पहली बात तो याद रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट है ना ये आपके वर्षा के जल पर आधारित है। पहली बात याद रखिएगा, किस पर आधारित है? वर्षा के जल पर
आधारित, यानी जो वर्षा जल होगा ना उस पर आधारित ये प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, फिर यहां से जो क्षमता भी है वो है आपके 2520 मेगावाट क्षमता। ठीक है। अब आपके सामने तीसरा अच्छा क्वेश्चन है कि ये कहां निर्माणाधीन है। याद रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये है आपके शाहाबाद, और शाहाबाद स्थान कहां पर है, याद रखिएगा, बारां जिले में। स्थान भी आ सकता है आपके सामने। ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम हाइड्रो एनर्जी जो प्रोजेक्ट है वो वर्षा जल पर आधारित है। उसकी क्षमता कितनी होगी, तो आपके 2520 मेगावाट, यानी कि 2520 मेगावाट। ठीक है। ये कहां पर, याद रखिएगा, शाहाबाद 12। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा, सी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है। दीपेंद्र पलसाना, ओम प्रकाश चौधरी, अभिनव चौधरी या मुनेश गुजर। देखिए, प्रत्येक दिन हम एक खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन जरूर करते हैं। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप जो कि कहां पर आयोजित हुई थी, जकार्ता में। कहां पर आयोजित हुई थी, जकार्ता के अंदर। पूछा जा रहा है यहीं पर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जो विजेता है वो कौन है, याद रखिएगा, वो है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, याद रखिएगा, ओम प्रकाश चौधरी। अच्छा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओम प्रकाश चौधरी का जो संबंध है वो निम्न में से कहां से है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, वो हो जाएगा आपके सीकर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किस जिले से, सीकर जिले से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपके सामने कि राजस्थान की प्रथम महिला कैंसर सर्जन कौन बनी। यानी कि राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जो कि आपके कैंसर सर्जन हैं। डॉक्टर नैना अग्रवाल, डॉक्टर ऋचा नेगी या डॉक्टर कृति भारती या डॉक्टर मनीषा जैन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला कैंसर सर्जन कौन बनी है अभी हाल ही में। तो आप कहेंगे सर वो है आपके डॉक्टर नैना अग्रवाल। याद रखिएगा, जयपुर। इनका संबंध किस जिले से है, याद रखिएगा, जयपुर से। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। अगला है प्रधानमंत्री जन मन योजना। ये लीजिए, राजस्थान से किस जिले को शामिल किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। प्रधानमंत्री जन मन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जन मन योजना। अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि इसकी शुरुआत ही कब हुई। प्रधानमंत्री जन मन योजना जो है इसकी शुरुआत हुई है, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2023। पहले डेट ये याद रखिएगा, 15 नवंबर 2023। आप कहेंगे सर इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि समाज में अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है ना उसको सशक्त बनाना है। इसीलिए इस योजना के अंदर यानी कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंदर, याद रखिएगा, जो शहरिया जनजाति है ना उसको शामिल किया गया है। तो कौन सा जिला शामिल है, याद रखिएगा, 12 जिले। 12 जिले की शहरिया जनजाति को शामिल किया। ये अच्छा क्वेश्चन है।
याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, पूछा यह जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राजस्थान के 12 जिले की शहरी या जनजाति को कब शामिल किया गया है? तो फिर याद रखिएगा वो हो जाएगा 15 जनवरी 2024 को शामिल किया है। याद रखिएगा 15 जनवरी 2024 को शामिल किया गया है। और वो भी कौन से जिले को? 12 जिले, क्योंकि 12 जिले के दो क्षेत्र, एक तो है किशनगंज, याद रखिएगा किशनगंज 12 में है, किशनगढ़ अजमेर में है, और एक कौन सा है? शाहबाद। इन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर जो जनजाति है वो है आपके राजस्थान में कौन सी? शहरिया जनजाति। और प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य आपको बता ही दिया, समाज में अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको सशक्त बनाना है, ये उद्देश्य है प्रधानमंत्री जनमन योजना का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? यानी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक? 3 जनवरी से 2 फरवरी, 15 जनवरी से 14 फरवरी, 14 जनवरी से 13 फरवरी, या 1 फरवरी से 28 फरवरी। ठीक है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा। तो वाहन चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखा करें, क्योंकि अभी कौन सा माह चल रहा है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, तो इसकी जो शुरुआत है वो है आपके 15 जनवरी से, याद रखिएगा कब तक है? 14 फरवरी। 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2024 तक जो माह रहेगा वो कौन सा माह है? याद रखिएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। राजस्थान में परिवहन मंत्री कौन है, बता सकते हैं आप? या सड़क सुरक्षा मंत्री बता दो। चलो एक क्वेश्चन आप बता देना, राजस्थान में सड़क सुरक्षा मंत्री कौन है? ये आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, ये आप बता दीजिए राजस्थान में सड़क सुरक्षा मंत्री कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो फिर ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चर्चाएं की। कल फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।